नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल अपने सभी भारतीय भाई बहनों के बीच में, मतलब कि वो आबादी 135 करोड़ की है कि 140 करोड़ की है, भारतीयता के माहौल को लाने की कोशिश में लगातार निरंतर लगा हुआ है। अभी उसकी कोशिश इस सोशल मीडिया के YouTube के वीडियो के संदेश के माध्यम से चल रही है और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपने आदरणीय भारतीय अवाम से वो विनती कर रहा है, वो निवेदन कर रहा है, समझा रहा है और चीज़ों को, तथ्यों को सामने रख रहा है कि यदि इस देश भारत को भारत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना है, मजबूत होना है और उसी रूप में विकसित होना है, तो किन मूल तत्वों को संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। तो उसी बात को पहला कि यदि जिस देश का संविधान बन गया हो और वो संवैधानिक इकाई हो, तो माहौल जो है शुद्धतः भारतीय ही होना पड़ेगा। इसके समर्थन में कई उदाहरण भी दिए गए, वो जो कि YouTube पर उपलब्ध हैं। देखिए, बात जरूर है कि ये YouTube कितने लोग देखते हैं, कितने लोग जो है इससे सहमत होते हैं और कहाँ तक इसकी पहुंच या पेनिट्रेशन है, इन सारी बातों पर भी जो है वो निर्भर करता है। तो अब उसमें अब देखने वालों में अब जैसा कि बताया गया है कि जो बताया गया ये तो हमारे बुजुर्गों का अनुभव भी है। मैंने बताने की बात उतनी नहीं कि हमारे बुजुर्गों का अनुभव भी है कि जब भी इस तरह की देश की हित की बात होगी और आवाम के हित की बात होगी, तो उसमें समर्थन सबसे पहले जो हमारी आम आवाम है, जो हमारी साधारण जनता है, जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, जो गरीब भारतीय भाई बहन हैं, उनका सबसे पहले मिलेगा। यह बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, यह बात हमारे महान संत दार्शनिक स्वामी विवेकानंद अपने तजुर्बे के अनुसार 1890 में कह चुके हैं कि जब भी कोई इस तरह की जब हित की बात होगी, देश हित की बात होगी, लोगों के हित की बात होगी, तो सबसे पहले समर्थन आपको जो मिलेगा
वो जन साधारण से हमारे जो आम आवाम जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं वो, और जो गरीब हमारे जो भारतीय भाई बहन या पिछड़े जो हमारे भारतीय भाई बहन, उनसे सबसे पहले मिलेगा। ये नजरिया, ये अनुभव हमारे महान संत स्वामी विवेकानंद ने वो 1890 के दशक में वो कह चुके हैं। और ये बात कई बार जो है कहीं भी जा चुकी है। उन्होंने 1890 में कहा था कि द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस, द इलाइट ऑफ दिस कंट्री इज मॉरली एंड फिजिकली डेड। उन्होंने कहा कि देश हित की और अवाम के हित की जब भी कोई बात होगी तो आपको मासेस माने आम भारतीय भाई बहन और गरीब भारतीय भाई बहन जो है इनसे ही उम्मीद है। अन्यथा जो इलाइट क्लास है, जो इलाइट वर्ग है, संभ्रांत वर्ग है, जिसमें कि बौद्धिक वर्ग भी आता है, और कहना अतिशयोक्त नहीं होगा, ये जो इलाइट वर्ग है इस देश का, संभ्रांत वर्ग को अपने को संभ्रांत भी कहता है, अपने को कुलीन भी करता है, अपने को अभिजात वर्ग भी कहता है, वो जो है एक सामंतशाही दृष्टिकोण का वो शिकार है। तो और कई उसके मैंने विशेषताएं और अवगुण हैं, वो उस पर हम वो चर्चा नहीं कर रहे हैं, कई है उसके। और मुख्यतः जो इस समाज के लिए जो घातक है उसकी सामंतशाही सोच। तो उसके विषय में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यह नैतिक रूप से वैसे मर चुका है, इसका समर्थन आपको नहीं मिलेगा। और उसी के विषय में हमारे बाबा साहब ने भी कहा था, उनका भी तजुर्बा लगभग इसी के समानांतर है। उन्होंने इस देश के जो बौद्धिक वर्ग है, जो विद्वान है, चाहे आज चाहे इसके पहले भी, बहुत स्पष्ट नजरिया उन्होंने स्पष्ट किया था। उनके विरोधी उन पर आरोप लगाते हैं ना कि ये हमारे देश के विद्वानों का सम्मान नहीं करते हैं, उनको अपमानित करते, नीचा दिखाते हैं। ऐसी बात नहीं है। जो उनकी वास्तविकता है उनको बाबा साहब ने सामने रखा है। और उन्होंने ये कहा है कि हमारे देश में वक्त के किसी भी मोड़ पर विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है। देखिए, ये इस बात को वो भी मानते हैं कि बौद्धिक वर्ग तो बहुत सारा रहा है हमारे पूर्व भूतकाल में भी और अभी भी। तो हमारे देश में वक्त के किसी भी मोड़ पर, चाहे भूतकाल में चाहे इस समय भी, विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है। अब उनसे समस्या क्या है, उस पर बाबा साहब की बेबाकी देखिए। तो वो कहते हैं कि लेकिन इन विद्वानों से समस्या ये रही है कि जो जितना बड़ा विद्वान रहा है, कुछ ही अपवादों को छोड़कर बौद्धिक रूप से उतना ईमानदार नहीं रहा है। तो बौद्धिक बेईमानी जो है इस बौद्धिक वर्ग की सबसे बड़ी समस्या है। और वो हर वक्त इस देश के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा वो बनी हुई है। उस बौद्धिक वर्ग में मैं भी आता हूँ, स्वामी विवेकानंद भी आते हैं, बाबा साहब भी आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आते हैं, और पटेल साहब भी आते हैं, सुभाष चंद्र बोस भी आते हैं। ऐसी बात नहीं है। लेकिन इन अपवादों से जो उनका जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहा जाता है ना, वन स्वैलो डज नॉट मेक ए समर। तो बौद्धिक वर्ग से इसमें जो खासकर इस समय जो है, जो बौद्धिक वर्ग जो है किस रूप में, थिंक टैंक, ओपिनियन मेकर्स, थिंक माने जो विचारों की जो है वो उत्पत्ति करता है, जो जनमत जो तैयार करता है, मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं, पत्रकारों के रूप में जो काम कर रहे हैं, जो शिक्षण संस्थाओं में बैठे हैं, मतलब जो लेक्चरर, प्रोफेसर और रीडर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स और प्रॉक्टर, डीन, वाइस चांसलर्स, इस तरह से, और जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में भी इस तरह से जो एकेडमिया है या जो एकेडमिशियंस है वो भी, और ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, न्यायपालिका, इनमें जो लोग बैठे हैं, तो उनके ये जो इलाइट वर्ग है या ये जो सम्राट वर्ग है, इसके विषय में हमारे महान संत और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद और हमारे जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नजरिए को हमेशा याद रखिए कि ये वर्ग जो है, जिसके पास बौद्धिक संपत्ति है, लेकिन बौद्धिक बेईमानी के चलते अब जो है बौद्धिक बेईमानी के अलावा एक और बहुत घातक दुर्गुण आ गया है, सुविधा भोग का और व्यक्तिगत स्वार्थ का। ये दो अवगुण, एक अवगुण तो बहुत पहले से था, वो था वो अवगुण था बौद्धिक बेईमानी का, और उसके साथ साथ ये भी लग गया व्यक्तिगत स्वार्थ का और सुविधा भोग का। ये तीनों अवगुण के कारण जो है, ये जो हमारा बौद्धिक वर्ग है, कुछ ही अपवादों को छोड़ करके, जो कि इस देश के लिए बहुत बेशकीमती एक एसेट, संपत्ति बन सकता था, बहुत इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता था इस देश के लिए, आज इन्हीं दुर्गुणों के कारण जो है इस देश पर एक बहुत बड़ा बोझ बना हुआ है। ये चिंता हमारे ये चिंता हमारे स्वामी विवेकानंद की भी थी, बाबा साहब की भी है, और हाल ही में एक इंडिया टुडे ग्रुप ने एक गोष्ठी करवाई थी, कॉन्क्लेव करवाई थी शायद बॉम्बे में, और उसमें यही देश का गद्दार, अब गद्दार कहना बहुत जरूरी है, हमारी आवाम जो है इन पत्रकारों को गद्दार समझे। तो उसमें एक गद्दार जो है, देश का गद्दार पत्रकार था राजदीप सरदेसाई, और उसने एक सवाल किया, और उस गोष्ठी में एक अमेरिकी मूल के और ऑस्ट्रेलिया में समाजशास्त्र के वो एसोसिएट प्रोफेसर थे। उनका नाम था सल्वाटोर बेबोनेस। ये गोष्ठी शायद एक आध हफ्ते ये पहले की हुई है, शायद एक आध हफ्ते या अधिक से अधिक वो 10 दिन पहले, जो भी है। तो उस जो, और ये संगोष्ठी करवाया था, ये कॉन्क्लेव करवाया था इंडिया टुडे ग्रुप का जो मालिक है अरुण पुरी सर, बॉम्बे में। और उसमें यही सब लुटियन पत्रकार जो कि सब इस देश के गद्दार वो पत्रकार हैं। गद्दार इसलिए हैं, इसलिए मैं अपने आप नहीं कर रहा हूँ, जो इस देश की सबसे बड़ी अफसाब और गद्दार संगठन है, जीएनपीसी कांग्रेस, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कांग्रेस, वो सत्ता में कैसे आए उसका चुनावी माहौल बनाते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक किस्म के गद्दार पत्रकार मैं ओपनली कह रहा हूँ,
कहीं भी इनको चैलेंज करना है, कोर्ट में चलना है, कोर्ट में करना है, मैं उसका सामना करने के लिए जो है वो तैयार हो। लेकिन बहुत खतरनाक किस्म की गद्दार ये पत्रकार है। तो उन्हीं में से एक राजदीप सरदेसाई ने सवाल उठाया कि भारत में डेमोक्रेसी और ये माइनॉरिटी और भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अंडर थ्रेट हैं, यानी बहुत बड़े खतरे में हैं। तो वो जो अमेरिकी मूल के थे, ऑस्ट्रेलिया में एसोसिएट प्रोफेसर थे सल्वाटोर बेबोनेस, उन्होंने यहीं से शुरुआत किया कि इंडियन इंटेलेक्चुअल्स आर एंटी इंडिया। भारत के का जो बौद्धिक वर्ग है वो भारत विरोधी है। देखिए, हम नहीं कहते कि देखिए इसको सब क्या बोलेंगे, अरे साहब आप विदेश से सर्टिफिकेट ले रहे हैं। अरे भाई, विदेश से सर्टिफिकेट लेने की दौड़ में तो तुम रहते हो भाई। मैगासासी अवार्ड जो है, मैगासासी जो है अवार्ड कौन देता है, और जो है जो फोर्ड फाउंडेशन क्या है, कितना कट्टर भारत विरोधी है। और फिर ये नोबेल प्राइज वाले, यानी वो में कौन कौन बैठे हैं जो नोबेल प्राइज डिसाइड करते हैं। फिर जो आपका ऑस्कर प्राइज है, पुलित्जर प्राइज है, तमाम। तो विदेशी लोगों से सर्टिफिकेट लेने की दौड़ में तो ये रहते हैं। देखिए, हमको जो है हमको मैगासासी मिला हुआ है, पुलित्जर मिला हुआ है, ऑस्कर मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। लेकिन इसकी असलियत जो है कुछ और ही है। तो विदेशों से सर्टिफिकेट पाने की होड़ में ये जो भारत विरोधी जो गिरोह है वो रहता है। तो उसको कोई अधिकार, ये नैतिक अधिकार नहीं बनता है कि आज जो है वो कोई अमेरिकन विद्वान यदि नजरिया प्रस्तुत करता है कि भारत का बौद्धिक वर्ग लगभग वो भारत विरोधी है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। और ये उसी चीज को पुष्ट करता है जो हमारे महान संत और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद ने 1890 के दशक में कर चुके हैं। जो हमारे इस देश का अनमोल हीरा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोल चुके हैं, पहले बोल चुके हैं। तो उन्हीं उन्हीं के बताए हुए तथ्यों में इनको भी वही हकीकत नजर आई जो सल्वाटोर बेबोनेस के भी, और उन्होंने बेबाकी से बोल दिया। तब ये जो मंडली थी पत्रकारों की, राजदीप सरदेसाई जैसे भारत विरोधी और देश के गद्दार पत्रकारों का मुंह काला हो गया। देखिए, कुछ लोग इस तरह से ये भ्रांति फैला सकते हैं कि ये यूट्यूब वाले सर हमेशा गांधी नेहरू की बात करते हैं और इनको बेनकाब करते हैं, बीजेपी वालों को, कांग्रेसियों को और पार्टियों को। कभी ये नहीं कहते हैं कि महंगाई कैसे कम होगी, बेरोजगारी कैसे जाएगी। ये उनकी जानकारी के लिए बताना जरूरी है। अब इस मैंने जो वीडियो जो है जो जारी हो रहा है भारतीय ताकत दल का, जो इस वीडियो को अब ये बिल्कुल विश्वास हो चला है कि वो पार्टियां भी देखती हैं। हर पार्टियां भारतीय ताकत दल के इस वीडियो को देखती है। आवाम कितनी देखती है एक विषय या ये प्रश्न हो सकता है, लेकिन पार्टियां भी देखती हैं। तो इतनी तो अपेक्षा उनसे की ही जानी चाहिए कि भारतीय जनता दल ने शायद 3 वीडियो लगातार इसी पर दिया है कि वो किस तरह का शासन प्रशासन, किस तरह का माहौल और किस तरह से वो आवाम की खिदमत करेगा। 3 वीडियो जो है लगातार इसी पर है, और वो भी
जो है करीब सवा घंटे के आसपास के। तो उसको जरा देख लें और देखे भी होंगे, और उसी से नजरिया हमारी आवाम को मिल जाएगा कि किस तरह का शासन, किस तरह का प्रशासन, किस तरह का शासन का माहौल, और किन तरीकों से जो है आवाम की खिदमत करेगा भारतीय जनता दल, और इस देश की खिदमत करेगा उन परिस्थितियों में जब हमारी आवाम अपने आशीर्वाद से सत्ता का उपकरण जो है भारतीय जनता दल के हाथ में थमाती है। और ये मैंने इनको नैतिक अधिकार मिल गया कि किस तरह का महंगाई कम करेंगे और बेरोजगारी करेंगे। ये जेएनपीसी वाले, ये समाजवादी वाले जो है जो समाजवादी वाले जो है रोजगार के नाम पर जो है वो बेरोजगारी भत्ता देते रहे, और उस बेरोजगारी भत्ता देने में भी कभी जो है वो उसमें अनियमितताएं और पक्षपात रहा, और रोजगार कभी दिया नहीं, और शासन और जो माहौल ऐसा रहा गुंडागर्दी का, माफिया राज का, उनके मुंह से जो है वो बेरोजगारी और महंगाई की बात निकलती है। कितनी महंगाई ये बढ़ाया है, कितनी महंगाई का यानी वो दंश जो झलवाया है, इससे जेएनपीसी ने अपने शासनकाल में देश जानता है। और रोजगार के विषय में भी जो अब भारतीय जनता दल ने बराबर कहा है कि हर एक को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, और हर एक को जो है चाहे वो इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर की कोई डिग्री लिया है, यदि वो 30 साल का 35 साल का हो गया है तो उसको रोजगार चाहिए, एक सम्मानित रोजगार और अच्छी खासी आमदनी वाला। लेकिन वो इंजीनियरिंग के ही रूप में हो, वो डॉक्टर के रूप में हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो इस मोदी सरकार की एक योजना थी जो है वो कौशल विकास, और कौशल विकास के साथ मुद्रा योजना। ये योजना बहुत बढ़िया है। इसको यदि स्वस्थ रूप में अपूर्ण रूप से लागू किया जाए तो काफी लोगों को रोजगार मिल सकता है। इस मोदी सरकार ने घोषणा तो कर दी, लेकिन ये योजना जमीन पर कितनी उतरी है इसके लिए वो बिल्कुल बेखबर है। हमने कई जिलों में ये पूछवाया कि भाई कि रोजगार के लिए जरा पूछिए कि भाई कौशल विकास की कोई योजना, मुद्रा योजना, तो कई जिले जो है बिल्कुल बेखबर है इससे। सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में जब रोजगार की बात आती है, फॉर्म भरिए, 3 साल के बाद उनके एग्जाम की डेट आती है। एग्जाम के पहले ही जो पेपर लीक हो जाते हैं, वो बच्चे जो है कितने निराश होके लौटते हैं। एक नज़ारा देखा गया कि एग्जाम के दिन, और ख़ास करके जो ये नीट का जो एग्ज़ाम है, पीटी के जो एग्ज़ाम्स हैं, उसमें बच्चे जो ट्रेनों में, अब ये कहने में भी हमको संकोच होता है, शर्म आती है कि जानवरों की तरह उसमें बेचारे वो उसमें भरने को मजबूर हो गए थे बच्चे। सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं थी, रेलवे की ओर से कोई व्यवस्था नहीं थी। ये सारी बातें उसमें हैं। और 3 साल के बाद वो नंबर आता है एग्जाम का, फिर वो कैंसिल होता है, फिर उसके पेपर लीक होते हैं, फिर वो एग्जाम देते, फिर उसका रिजल्ट कब तक निकलता, ये सारी जो है। तो इस सब के रहते जो है लगता नहीं कि सरकार नाम की कोई चीज है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। अब उस बेरोजगारी में भी, हालांकि इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं, बेरोजगारी में भी ऐसे माने ऐसे युवकों की भी एक अच्छी खासी तादाद है जो कि ये फर्जी किस्म के संस्थान जो खुल गए हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस,
इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेजेस, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कि इसी सपा सरकार के ही दौरान भ्रष्टाचार के जरिए पैसे या रिश्वत ले करके तमाम इस तरह के फर्जी किस्म के संस्थान जो है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसमें जो है शिक्षा की गुणवत्ता की बिल्कुल हत्या करते हुए फर्जी डिग्रियां बांटी गई हैं। तो वो भी बेरोजगारी में जो अच्छी खासी वो तादाद जो बढ़ाती है, वो भी एक समस्या है, उसको सब नहीं बोलेंगे। लेकिन भारतीय जनता दल ने जो 3 वीडियो जारी किए हैं, वो बराबर वो जो है उसका भी हल बताया हुआ है। तो इन समूह ने मार्मिक मुद्दों को लेकर के कितनी समस्याएं बढ़ा दी हैं, और खास करके समाजवादी पार्टी के दौरान तो फर्जी डिग्री, फर्जी टीचर की भरमार, पीसीएस के जो एग्जाम हुए हैं, जितने भी सपा सरकार के दौरान जितने भी जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के जितने भी एग्जाम हुए हैं, बिल्कुल पक्षपात के आधार पर, तो वो भी एक अभिशाप बना हुआ है। और वो लोग बोलते हैं आज बेरोजगारी और महंगाई के विषय में भारतीय जनता दल ने भी उसमें ये कई बार कहा, अभी भी कह रहा है। इस महंगाई को जो हमारी आवाम जिस महंगाई में पिस रही है, उससे अपनी आवाम को निजात दिलाई जा सकती है, बशर्ते मोदी जी के मन में, बीजेपी वालों के मन में, या किसी के मन में वो ईमानदारी हो, वो मंशा हो। जिस काला धन की बात कर रहे थे मोदी जी, यदि वो काला धन ला दिए होते, लाना भी चाहिए, ला करके डीजल पर सब्सिडी आप दे दीजिए, सारी कीमतें अपने आप जो है नीचे आ जाएंगी। और फिर इन कीमतों में जो बिचौलिए हैं, मिडिल मैन हैं, उनको भी निकालना पड़ेगा, उनको भी काबू करना पड़ेगा। वो मिडिल मैन, वो बिचौलिए किस रूप में होते हैं? वो जो है जमाखोरों के रूप में होते हैं, वो जो है मुनाफाखोरों के रूप में होते हैं, वो जो है काला बाजारियों के रूप में होते हैं, और वो सट्टा बाजारियों के रूप में होते हैं। ये होते हैं बिचौलिए। इनको भी काबू करना होगा, बीजेपी वालों और मोदी महोदय और सपा वालों और इस तरह के सभी को। लेकिन कभी ये इसकी बात नहीं करते, क्योंकि ये जो अभी मैंने बताया, जो बिचौलिए हैं, जो कि महंगाई को बढ़ाते हैं, इन्हीं के वो एजेंट होते हैं। और इनके भी एजेंट, और सबसे अधिक एजेंट होते हैं इस जीएनपीसी के। तो महंगाई को बढ़ाने वाले जो बिचौलिए हैं, वो जो है वो करीब 90% जो है वो जीएनपीसी के ही हैं। इस पर नहीं सब बोलेंगे सर। ये सपा वाले दिन रात उसका अनुराग भदौरिया महंगाई बेरोजगारी, और जो जीएनपीसी का आता है आलोक शर्मा महंगाई बेरोजगारी, कौन जो कि बराबर वो महंगाई को बढ़ाया है अब अपने शासन काल में, और बेरोजगारी को भी बढ़ाया है। लेकिन वो आलोक शर्मा ये नहीं कहेगा कि भाई कि हमने माने जो जीएनपीसी या कांग्रेस ने लूट कर जो काला धन जमा किया, उस काले धन को ला करके महंगाई को कम करो, ऐसा नहीं बोलेगा। सपा वाले भी जो ये नहीं कहेंगे कि अखिलेश यादव ने जो लूट करके काला धन किस रूप में पीयूष जैन और कौन था पुष्पराज जैन के यहाँ जमा किया हुआ है, वही काला धन ला करके जो है डीजल में सब्सिडी दे करके महंगाई को कम करिए, ऐसा नहीं कहेंगे सर। तो ये देश को लूटेंगे भी, काला धन भी जमा करेंगे, और उस काला धन को कोई छुए ना, और उसको ला करके यानी कोई उसको ला करके कोई महंगाई को कम ना करे, और उल्टे ये बोलेंगे ये पार्टियां, समाजवादी पार्टी और जीएनपीसी वाले
आरजेडी वाले, टीएमसी वाले कि महंगाई 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 और बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, सब कुछ इनका झूठा है। और बीजेपी भी कम बेईमान नहीं है। बेईमान मतलब कि उसकी नीयत साफ नहीं है। यदि उसकी नीयत साफ होती तो मोदी महोदय ने 2014 में ये वादा किया था कि इस कांग्रेस ने इस देश को बहुत लूटा है। कालाधन के राशि के विषय में भी बोला था कि इस कांग्रेस ने इतना लूटा है, इतना लूट करके विदेशी बैंक में जमा किया कि यदि वो लूट कर जमा किए हुए कालेधन को ला दिया जाए भारत में, तो हर एक भारतीय के खाते में 10-10, 15-15 लाख रुपया हो जाएगा। बस सही है, इतनी लूट है। लेकिन माने क्या ये धोखा दे रहे हैं मोदी जी 2014 में बोल करके? अब बीजेपी वाले भी क्या धोखा दे रहे हैं बोल करके? आज तक वो जो है कालाधन जो कि इन्हीं जीएनपीसी के द्वारा ही लूट करके विदेशी बैंक में जमा किया गया है, आज तक लाए नहीं। और देखिए, और क्या विशेषता है, वही जो जिन लोगों ने इस देश को लूटा है, जो डकैत रहे हैं, जीएनपीसी के नेता ही अब उल्टे कर रहे हैं, भाई कालाधन तो लाए नहीं। इस तरह का माहौल बन रहा है। इस तरह का माहौल बनाने का बीजेपी वाले मोदी महोदय मौका दे रहे हैं, इन देश के लुटेरों को मौका दे रहे हैं कि उल्टा इनसे सवाल कर रहे हैं कि आप जो है वो कालाधन तो लाए नहीं। तो मोदी महोदय बीजेपी वालों की मंशा में कितना खोट है कि किस जीएनपीसी को बचाने के लिए इन डकैतों का ही उल्टा जो है आरोप झेल रहे हैं। जो है इनको आरोप झेलना जो है इनको मंजूर है, लेकिन बचाएंगे जरूर। यही चीज हमारी आवाम को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को नाकाबिल बर्दाश्त है कि जिसने देश को लूटा और जिसका काला धन जमा है, जिसके काले धन के लिए आपने मोदी महोदय आपने 2014 में आपने वादा किया, आज उसी के काला धन की रक्षा कर रहे हैं। आपकी घिघी बंद है और इन डकैतों को और इन लुटेरे जीएनपीसी को आप उल्टे आपके ऊपर आरोप लगाने का मौका आप दे रहे हैं कि कालाधन लाओ और हमारा 15 लाख रुपया दो, हमारा 15 लाख रुपया दो। तो बताइए कि अब बीजेपी वालों से, मोदी से बढ़कर के इस देश का गद्दार कौन होगा? बताइए ना। भारतीय जनता दल कहना है कि महंगाई हुआ, बेरोजगारी हुआ, सिर्फ यही समस्या नहीं है। भ्रष्टाचार जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारी आवाम आज भी उसको झेल रही। लाख ये मोदी महोदय झूठा दावा करते हैं कि हमने भ्रष्टाचार को कम कर दिया। शायद उनको पता तो जरूर होगा, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, भ्रष्टाचार के रेट बढ़ गए हैं, भ्रष्टाचार महंगा हो गया है। और झूठ बोलते हैं कि बीजेपी वाले की भ्रष्टाचार चला गया। तो एक तो महंगाई जिससे ये वोट लेकर दो बार ये प्रधानमंत्री बने लगातार, उस महंगाई को कम कर सकते थे और इनको करना भी चाहिए कि कम से कम जिस काले धन का उन्होंने वादा किया था वो ला करके जो है मैंने कम से कम इतना तो करते कि जो हमारी आवाम इस महंगाई में पिस रही है उससे वो निजात दिलाते। लेकिन वोट लेंगे हमारी आवाम से और वफादारी निभाएंगे देश के दुश्मनों और देश के डकैतों के साथ। और वो देश के सबसे बड़े दुश्मन कौन है? जीएनपीसी। और सबसे बड़े डकैत कौन है? जीएनपीसी। तो मोदी महोदय बीजेपी वाले जो है वोट लेंगे हमारे आवाम से, वोट लेंगे, सत्ता हथियाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन वफादारी इनकी रहती है जीएनपीसी वालों के साथ। यही तो इनकी हमारे आवाम के प्रति और हमारे देश के प्रति यही इनकी गद्दारी है। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि महंगाई को कम किया जा सकता है और कम किया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी मंशा नहीं है, मोदी महोदय की बीजेपी वाली मंशा नहीं है
कि जिस अवाम ने इनको 2 बार लगातार केंद्र में सत्ता दिलाई, उसके प्रति जो है कोई फर्ज निभाएं, कोई जो है वफादारी निभाएं। वोट लेंगे हमारी आवाम से, लेकिन वफादारी निभाएंगे देश के डकैतों और देश के दुश्मनों और देश के गद्दारों के प्रति। ये देश का अभिशाप है, यही देश का अभिशाप। तो और भी समस्या है। समस्या क्या है? एक तो भ्रष्टाचार आज भी हमारे भारतीय भाई बहनों को परेशान कर रहा है। तमाम लोग बताते हैं कि इन्होंने कितना भी वो डिजिटलाइज कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया है। आज भी इनकम टैक्स के अधिकारी, कस्टम के अधिकारी, एक्साइज के अधिकारी, तमाम जो है हमारे यानी व्यापारी कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को और लोगों को परेशान करते हैं रिश्वत के लिए। ये शायद इनको पता है कि नहीं पता। और बाकी दफ्तरों में बगैर रिश्वत लिए, थानों पर जो है बगैर वो रिश्वत लिए कोई काम होता ही नहीं। तो किस भ्रष्टाचार को दूर करने की बात करते हैं बीजेपी वाले और ये मोदी महोदय। ये उनसे स्पष्ट रूप से जो है स्पष्ट रूप से उनसे पूछा जाना चाहिए और हमारी आदरणीय आवाम इनसे जरूर पूछे। तो रहा भ्रष्टाचार। दूसरा है कि ये आरक्षण जो है बहुत बड़ी विभीषिका है। इसको भारतीय जनता दल ने कई रूपों में और कई वीडियो में बताया भी है कि यह हर तरह से हमारे देश, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए भी, बच्चों के लिए भी और एज ए होल इस देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। हाँ, ये जो देश विरोधी जो ताकतें जो राजनीतिक दलों में के बीच में है, उनके लिए यानी जो है वोट बटोरने का एक साधन हो सकता है, लेकिन देश के लिए अभिशाप है। तो चूंकि भारतीय जनता दल देश के हित की बात करता है और देश के हित की ही बात करेगा, तो बराबर कह रहा है कि इस आरक्षण देश के लिए अभिशाप। हमारे जो बच्चे हैं वो फ्रॉम क्रेडिल टू ग्रेव यानी पालना जिसमें बच्चे खेलते हैं वहां से लेकर कब्र तक उनको यह आरक्षण जो है परेशान करता है। जब स्कूल में एडमिशन होता है तब भी, फिर इसके बाद जो है जो टेक्निकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्निकल जो है संस्थान है, तकनीकी संस्थान है, मैंने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इसमें वो आरक्षण की मार वो झेलते हैं। और फिर इसके बाद मान लीजिए किसी तरह पास कर लिया, फिर नौकरी में भी यानी वो नौकरी में भी आरक्षण की मार झेलते हैं। नौकरी के दौरान प्रमोशन के हर एक स्टेज पर आरक्षण की मार झेलते हैं और ये मार झेलते जीवन भर जो है इस आरक्षण के दंश को झेलते हैं। आरक्षण जो है कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है। अब तो हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, जो हमारे जिनके नाम पर यह आरक्षण का इतनी बड़ी यानी विभीषिका चलाई जा रही है, वो भी अभी इस मत के हो रहे हैं और इस बात को समझ रहे हैं कि भाई हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमारा बौद्धिक विकास चाहिए। अब बात सही है कि वो जिनके नाम पर आरक्षण है उनकी बुद्धि का विकास भी नहीं होता। उनकी ये आरक्षण जो है उनको 20% 25% पर वो कुंद कर देता है, स्ट्रैंगुलेट कर देता है, गला घोट देता है, जबकि उनकी प्रतिभा 100% की है या उससे भी अधिक है। अरे वो इस बात से भी ये प्रमाणित होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन पर ये कुछ स्वार्थी तत्व जो है ये आरोप लगाते हैं कि इसी ने संविधान बना और इसी ने आरक्षण डाल दिया है। तो मैंने बताया कि कितने सारे झूठ जो है जो इन सबों ने लोगों के दिमाग में ठूसा हुआ है। तो उन झूठों में एक झूठ ये भी है
कि बाबा साहब ने संविधान बनाया और बाबा साहब ने तो ठोक दिया। संविधान बनाने में बाबा साहब का योगदान जरूर है, लेकिन बाबा साहब ने ही संविधान बनाया, ये जो है ये सबसे बड़ा झूठ है। और आरक्षण जो है बाबा साहब ने नहीं डाला। बाबा साहब ने तो यही कहा कि भाई कि हमारे भारतीय समाज के तबके के साथ जो है हजार साल तक शूद्र बोलकर ऐसे बोलकर के जो उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, नाइंसाफी हुई है, चोट लगी है, उसको घाव लगा है, उसको सामाजिक मरहम लगाने की आवश्यकता है। और यदि सामाजिक मरहम नहीं लगाया गया तो समाज अस्थिर रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। एक जो है एक अनस्टेबल समाज पर कुछ भी काम नहीं कर सकता है, विकास कुछ नहीं। यही उनकी जो है वो चेतावनी थी। लेकिन झूठ बोलने वालों का और जो है और स्वार्थी तत्वों का आप क्या कहेंगे? आरोप लगा दें इनके ऊपर कि यही अंबेडकर ने संविधान बना दिया और इसी ने जो है और इसी ने वो आरक्षण डाल दिया। आरक्षण जो है शुरू किया इस देश की सबसे अभिशाप जेएनपीसी ने, और उसी को ढो रही है ये अवाम विरोधी बीजेपी। आरक्षण को समाप्त करके जो भी मैंने भारतीय भाई बहन है या जो भी बच्चे हैं जिनको आर्थिक मदद की जरूरत है, जो भी जरूरतमंद है, उसको सरकार जो है पूरी आर्थिक मदद दे करके और उनको परिश्रम करने की प्रेरणा और एक अंडरपिनिंग दे करके भाई परिश्रम कर। ये जो संसाधन है देश का बहुत बेशकीमती है, बहुत वैल्यूएबल है। इसका इस्तेमाल तभी होगा जबकि तुम परिश्रम करके जो है वो काबिल बनोगे। और इसके बाद जो है बाकी डिटेल तो भाई कि वो परीक्षाओं में जो है जो क्वालिफाइंग जो लेवल होगा वो इक्वल होगा, सबके बराबर होगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो कुछ बढ़ सकते हैं, लेकिन जो क्वालिफाइंग लेवल जो है वो सबके लिए वो बराबर होगा। तो सब जो है आरक्षित होकर के नहीं, आरक्षण की बैसाखी पर नहीं, बल्कि काबिल बन करके, प्रतिष्ठित बन करके, प्रतिभाशाली बन करके वो जो है एक इज्जत और सम्मान जो है वो अर्जित करेंगे समाज में, और इस देश के निर्माण में, इस देश के विकास में उसी अनुसार जो है योगदान करेंगे। ये इस तरह के माहौल की आवश्यकता है। लेकिन आरक्षण इसने डाला और 10-10 साल के लिए जो है वो अनंत काल तक चल रहा है। उसी को ये देश विरोधी जो है ये बीजेपी जो है आगे यानी उसी जेएनपीसी के पाप को, आरक्षण वाले पाप को ये बीजेपी भी जो है क्योंकि देश विरोधी है इसको बढ़ा रही है। तो आरक्षण जो है बहुत बड़ा अभिशाप है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। और भारतीय जनता दल को जब भी मौका आएगा, जब भी हमारी आदरणीय भारतीय आवाम आशीर्वाद देकर के सत्ता का उपकरण हाथ में सौंपेगी, निश्चित रूप से इसको समूल समाप्त किया जाएगा। तीसरी समस्या है और आगे वाली समस्या है ये आबादी विस्फोट। देखिए इस आबादी विस्फोट पर बीजेपी वालों की गिगी बंद। आबादी जो कि इसमें हम चीन की आबादी छूने जा रहे हैं, इस पर बीजेपी वाले मोदी महोदय तो इसको समस्या मानते भी नहीं है। बीजेपी वाले इसको समस्या मानते भी नहीं है। मोदी महोदय कहते हैं कि ये तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी एक आबादी वाला लाभांश है। बताइए, जो आबादी विस्फोट इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, उसको ये नकली राष्ट्रवादी मोदी महोदय बोलते हैं कि ये हमारा वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ऐसे तो राष्ट्रवादी बन गए। तो इसीलिए भारतीय जनता दल कह रहा है कि भाई जो भारतीय जनता दल का जो वीडियो है ये जन जन तक पहुंचाइए, जन तक पहुंचाइए, ताकि इनके राष्ट्रवाद की असलियत जो है वो हमारे देश के लोग जाने और माकूल जवाब दें। तो आबादी विस्फोट के भी विषय में भारतीय जनता दल ने स्पष्ट कहा हुआ है कुछ वीडियो में के द्वारा कि इस आबादी विस्फोट को
काबू करके उसको 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 यानी ऋणात्मक दिशा में जो 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 आबादी की वृद्धि जो 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 धनात्मक हो रही है उसको ऋणात्मक दिशा में ला करके 10, 20, 50, 60 सालों में फिर वो जो है 30-40 करोड़ तक उसको लाएगा। तभी जाकर लोगों को सुख मिलेगा। जैसे है कि चीन का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.5 गुना से अधिक है, हम उसकी आबादी को छूने जा रहे हैं। जरा देखिए मैंने कितनी भयावह स्थिति है। अमेरिका का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 3.5 गुना से ज्यादा है। वहां की आबादी मुश्किल से 30-35 करोड़ है और हमारी हमारी 140 करोड़। जाहिर है कि सुख कहां होगा? अमेरिका में होगा। तो आबादी विस्फोट को ये बीजेपी वाले समस्या मानते ही नहीं है। और जब आबादी कम करने की बात होती है तो ये अपने देखिए इनकी नीचता भले देखिए बीजेपी वालों की। अब मोदी की नीचता देखिए, ये कुछ सिपा सालारों को भेज देते हैं वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में। वो जाकर पूछते हैं कि हाँ आपकी कितनी बीवियां हैं, तो आपके कितने बच्चे हैं, ये सब बात है। और उसी में ये वक्तव्य इसका आता है साक्षी महाराज का कि 4 बीवी 40 बच्चे। ऐसे तो इस तरह से आबादी विस्फोट इतनी भयंकर समस्या पर ये बीजेपी वालों का क्या नजरिया है, क्या दृष्टिकोण है और क्या वक्तव्य है भारत विरोधी। जो भ्रष्टाचार की बात कही जा रही थी, तो वो भ्रष्टाचार कई रूपों में है। एक तो जो जैसे जनता परेशान रहती है, जैसे मान के थानों में, दफ्तरों में, कहीं भी बगैर रिश्वत के काम ही नहीं होता। और खासकर बीजेपी के जमाने में उस रिश्वत के रेट बढ़ गए हैं। जहाँ काम होता था 100 रुपये में, वहाँ इसमें काम हो रहा है 500 में। यहाँ 500 में काम होता था, वो इसमें हो रहा है 2-2 हज़ार में। जो भी है, नंबर 1। दूसरा जो भ्रष्टाचार है वो मिडिल लेवल का, यानी वो मध्य के स्तर का है, जो कि जनता को तो परेशान नहीं करता है लेकिन देश के संसाधनों को खा रहा है। हमारे इस राष्ट्र के रिसोर्सेज को वो निगल रहा है। तो वो जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर और इस लेवल के, ये जो तिकड़म करके जो है देश के संसाधनों को खा रहे हैं, लूट रहे हैं, वो मध्य स्तर का है, जो कि जनता को परेशान तो नहीं करता है लेकिन ये देश के संसाधन को बहुत बुरी तरह खा रहा है इस लेवल का। हालांकि उसी में कुछ वो हिस्सेदार बन जाते हैं, नेता भी, मंत्री भी। और एक जो उसके ऊपर होता है राजनीतिक भ्रष्टाचार, पॉलिटिकल करप्शन, वो तो अरबों खरबों का होता है। और वो जो राजनीतिक जो भ्रष्टाचार है वो अरबों खरबों में लूटा हुआ, वो चुनावों को हाईजैक करने के लिए चुनाव आयोग कितना भी दावा करे, लेकिन चुनाव के वक्त में वो पैसा जो पानी की तरफ बहता ही बहता है और वो अरबों खरबों में हमारे देश के संसाधन को लूटा जाता है। इसके निवारण के लिए भी भारतीय जनता दल ने जो जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूं उसमें विधिवत बताया गया है कि एक तो जो है 2 उपाय इसके हैं। एक तो स्टेट फंडिंग के द्वारा जो है चुनाव में काले धन का उपयोग को, काले धन के दुरुपयोग को बिल्कुल शून्य किए जाने की आवश्यकता है। और भारतीय जनता दल को जब भी मौका मिलेगा वो शून्य करेगा। दूसरा है एक डीए, उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स, यानी जितनी आपकी आमदनी होनी चाहिए, जो भी आपकी तनख्वाह वगैरह है, उसकी तुलना में जो आपने संपत्ति अर्जित की है
तो वो उसी अनुपात की सीमा में ही उसको होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तमाम संपत्तियां जो है अर्जित, बेनामी संपत्तियां, अपने रिश्तेदारों के नाम से संपत्तियां तमाम है। तो इसका भी इफेक्टिवली बहुत 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 वो प्रभावकारी ढंग से उसको लागू करके जो है कि ये भ्रष्टाचार जो है समाप्त किया जाना चाहिए, और भारतीय जनता दल समाप्त करेगा, लेकिन इसके लिए वक्त लगेगा। और आपने देखा होगा कि खास करके स्टेट गवर्नमेंट में जो अदना सा एक कोई जूनियर इंजीनियर होता है, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, इन विभागों में, इसके बाद वो बहुत बड़ा ठेकेदार बन जाता है। आपने देखा होगा कि जो जेपी जिसने कि बनाया है ये जमुना एक्सप्रेस या ताज एक्सप्रेस नोएडा से आगरा, वो कभी सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर था वो। और इसी प्रकार जो अम्रपाली स्टेट जो कि नोएडा में काफी उसने रियल इस्टेट खड़ा किया, तमाम वो कॉलोनी खड़ा कर दिया। वो पटना में जो है किसी नगर निगम या इसी प्रकार के जो आपका पीडब्ल्यूडी या सिंचाई विभाग में कोई इंजीनियर था, और उसने इतना करप्शन किया कि बहुत बड़ा वो ठेकेदार बनकर के जो है अब वो जो है रियल इस्टेट वो चलाता है। कई ऐसे डॉक्टर जो माने शुरू करते हैं, तब तक वो 2 ही 4 साल में जो है नर्सिंग होम वो खोल लेते हैं। तो ये तो नमूने हैं। इस तरह सब पर जो है काबू किया जाने की आवश्यकता है। जो तमाम इस तरह से जो काला धन जो जनरेट होता है, जो है इस तरह की जो है जो अनियमितताएं जो हैं, और हमारे देश के वाइटल्स को वो खा रहे हैं। और ये सब बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, सपा वाले इसकी चर्चा भी नहीं करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है कि हमारे जो स्टाफ है, जो काम करने वाला कर्मचारी, और जो कर्मचारी है, ब्यूरोक्रेसी है, प्राइवेट जो माने फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, न्यायपालिका में जो लोग हैं, वो चारित्रिक रूप से कितने इस समाज के प्रति, चारित्रिक रूप से समाज के प्रति कितने वफादार है, कितने उपयोगी हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। जैसे यूपीएससी जो भर्ती करता है, ठीक है, बहुत बड़ा कोर्स उसने दे दिया, और सब उसमें रट्टा मार करके बन जाते हैं। और नैतिकता के नाम पर वो जो है एक यूपीएससी जो है उसमें एक वो एथिक्स का पेपर डाल देता है, वो जनरल स्टडीज में जो उसकी मेंस की जो परीक्षा होती है उसमें एक एथिक्स का जो है पेपर रहता है जनरल स्टडीज में। तो इसी से वो अपना कंधा झाड़ लेता है यूपीएससी के कि हमने जो है जो यूपीएससी के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनमें नैतिकता मैंने डाल दी। एक बहुत बड़ा एक फिग लीफ उनका माने एक आर्गुमेंट। तो जो काम करने वाले जो स्टाफ है, चारित्रिक रूप से कितना माने वो हमारे देश के लिए लायक है, कितने देश के प्रति वफादार है, या नैतिक रूप से वो उपयोगी है, यह अपने आप में बहुत बड़ा एक जो है वो समस्या है, बहुत बड़ा वो प्रश्न चिन्ह है। इस पर जितने भी मार्मिक पहलुओं का अभी जो रूपरेखा भारतीय जनता दल ने बताया है, इस पर एक भी चर्चा जो है कहीं नहीं होती है, मीडिया में नहीं होती है। ये जितने भी सिपा सालार है, जेएनपीसी का जो लुटियन पत्रकारों का जो गिरोह है, बीजेपी के जितने भी सिपा सालार हैं, चाहे वो प्रदीप सिंह हो, चाहे हर्षवर्धन त्रिपाठी हो, चाहे मनीष ठाकुर हो, चाहे डीके दुबे, अभी भी इन मार्मिक जो पहलू हैं जिन पर अभी
एक रूपरेखा अभी भारतीय अवाम ताकत दल ने बताया है, एक शब्द नहीं बोलते थे, अब बोलते हैं कि ये राष्ट्रवादी है। तो भारतीय अवाम ताकत दल ने बताया है कि नैतिक शिक्षा को ज्ञान के ही रूप में, बल्कि उनका जो साइके, जो उनका मानसिक बनावट है, वहां तक उसको शुद्ध करने की योजना है। तो नैतिक शिक्षा के रूप में जो भारतीय अवाम ताकत दल ने सोच रखा है, तो इसके दो भाग होंगे। एक भाग में हमारे जो भी हाल के 4-5 साल वाले, 4-5 साल पूर्व वाले जो संत हैं हमारे, जैसे नानक जी हैं, रामकृष्ण परमहंस जी हैं, रविदास जी हैं, कबीरदास हैं, सूफी संत हैं, इनका मानवता केंद्रित जो वाणियाँ हैं, जो उनको उपदेश है, और जो संत किस्म के हमारे कवि रहे हैं, तुलसीदास, रहीमदास, रसखान इत्यादि, वो भी मानवतावादी। अब जैसे तुलसीदास का ही ले लीजिए। तुलसीदास ने कहा धर्म के विषय में कि क्या कहा उन्होंने, परहित सरिस धर्म कोई नहीं, और पर पीड़न नहीं सम अधमाई। दूसरों की भलाई से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं है। भारतीय अवाम ताकत दल का तो ही कहना है कि ये बीजेपी वाले, उसके कट्टरवादी प्रभु राम का नाम लेते हैं और एक आस्था का केंद्र जो है मस्जिद को ढाते हैं। तो कितने बड़े पाखंड है सब ये। यदि वो तर्क देते हैं कि कुछ लोग आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़ कर बनाया था, यह कोई जवाब नहीं बनता है। हमेशा सिद्धांत रहा है, 2 wrongs do not make a right। कोई गलती किया है तो उसकी गलती को दिखा करके हाँ हम भी वही गलती करें, यह हमको अधिकार नहीं मिल जाता है। 2 wrongs do not make a right। तो यदि किसी ने एक आस्था का केंद्र मंदिर तोड़कर, मान लीजिए उनकी बात मान लीजिए, तो वो यदि तोड़ करके यदि वहां पर मस्जिद बना दी है, तो हमको वो अधिकार नहीं मिल जाता है कि फिर हम मस्जिद तोड़ करके फिर वो वहीं पर मंदिर बनाए। ये आपने जो है बहुत बेसिक सवाल है। और नाम किसका लेंगे? प्रभु राम का। और उसी प्रभु राम जी के अनन्य भक्त कह रहे हैं कि परहित सरिस धर्म कोई नहीं, दूसरों की भलाई से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तो लोगों को कष्ट पहुंचाएंगे और नाम आप लेंगे राम का है। रहीमदास भी एक बहुत बड़े कवि रहे हैं। उनका पूरा नाम रहा है अब्दुल रहीम खान खाना। तो उन्होंने कहा है कि सम्मान से बढ़ के कोई चीज नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि मान सहित विष खाए के सम भयो जगदीश, अब बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सम्मान के साथ प्रभु भोले शंकर को जब जहर मिला वो पी गए और वो जगदीश हो गए, तीनों लोग के मालिक हो गए। और वही सम्मान खो करके वो राहु वो अमृत पी गया, और अमृत पी करके उसने अपना सर कटवा लिया। कबीरदास बोल गए हैं कि सांत बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है, और जो सत्य का आचरण करते हैं उन्हीं के दिलों में प्रभु का निवास होता है, खुदा का निवास होता है। और पाखंड पर भी उन्होंने बोला है कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये पत्थर के पूजने से
यदि ईश्वर मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ को पूजने के लिए तैयार हूं। इसलिए मंदिर कभी भी धार्मिकता का प्रतीक नहीं हो सकता। मस्जिद कभी भी धार्मिकता का प्रतीक नहीं हो सकता। जो वो विश्वास, और विश्वास वो मन की चीज है। लेकिन फिर भी यदि कुछ लोगों का उसमें आस्था का केंद्र है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन वस्तुतः जो है मंदिर से कोई हिंदुत्व की रक्षा होती हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मस्जिद से कोई इस्लाम की रक्षा होती हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन यदि कुछ लोगों का विश्वास है तो उस विश्वास का भी आदर किया जाना चाहिए। तो ये है उसमें ये विशेषता। और फिर कबीरदास क्या कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपों शीतल हो। ऐसी भाषा का प्रयोग करिए भाई कि दूसरों को अच्छी लगे। ये बीजेपी के कट्टरवादी तत्व बोलते हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को पंचायत पुत्र बोलेंगे, उनको क्या उनको मियाँ और फलाने ढिकाने। तो ये अब क्या अपने को दावा करते हैं कि सनातनी है? कदाप सनातनी नहीं है, ये सनातन के दुश्मन हैं। तो हमारे संतों ने काफी रास्ता हमको दिखाया हुआ है। बस उनकी कही हुई बातों पर अनुसरण करें। हम देश को भी बचा लेंगे, समाज को भी बचा लेंगे। इन देश के दुश्मनों से, जीएनपीसी से भी, समाजवादियों से भी, बीजेपी वालों से, ये देश के खतरनाक शत्रु हैं। लेकिन अब इसमें जिम्मेदारी जो है अब हमारी अपनी भारतीय आवाम का है, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों का ही है। गुजरात का चुनाव है, भारतीयता के आधार पर एक होइए और जो है नोटा दबाइए, इनको जो है माकूल जवाब दीजिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।